हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और चलिए कंटिन्यू करते हैं कॉस्टिंग की जर्नी। लास्ट सेशन में हम लोग रिवीजन सेशन का शुरुआत किए थे कॉस्टिंग का, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोग उसका रिवीजन किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अब प्रैक्टिकल पार्ट में आ चुके हैं, तो अब थोड़ा लंबा ड्यूरेशन कराने वाला है लेक्चर्स। और हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 दैट इज मेटेरियल कॉस्ट, हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग का रिवीजन करने का तरीका क्या होने वाला है, जो भी हर चैप्टर का मेरे लिए मेरे हिसाब से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरे पास फाइल रहेगा वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे रहेगा, राइट। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आंसर टैली करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हर एक प्रैक्टिकल चैप्टर को इस तरीके से, ठीक है ना। तो विद दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका रिवीजन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी चैप्टर नंबर 2 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। आप जानते हैं इसमें अराउंड 5-6 टॉपिक्स कवर्ड रहता है। एक हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर एबीसी एनालिसिस बोल के आता है, वेरियस इन्वेंट्री लेवल का बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेफ्टी स्टॉक, मटेरियल कॉस्ट एंड स्टोर लेजर, ये सारा टॉपिक्स इसके अंदर रहता है। एक एक करके टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला बात जो आता है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग अभी इसका बात करने जा रहे हैं, राइट। इसमें सबसे पहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप सभी को फॉर्मूला ध्यान होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ईओक्यू निकालते हैं। इसके अलावा हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का बात भी आता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है, एनुअल डिमांड को अगर डिवाइड कर देंगे ऑर्डर क्वांटिटी से तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाता है। इसके अलावा एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने का भी काम आता है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, उसके लिए एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एवरेज स्टॉक कैसे आता है, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या, अच्छा टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स वो कैसे आता है, 365 डेज, जो जितना भी दिन एक साल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये सारा आपको ईओक्यू के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसके ये सारा फॉर्मूलाज आपको काम आता रहता है। और भी कुछ अगर आएगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डूइंग क्वेश्चंस विल डिस्कस मोर पॉइंट्स, जो भी डिस्कशन का बात अपना रहता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मई 2018 के आरटीपी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीक्यूआर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट व्हिच हैज द मंथली डिमांड ऑफ 50,000 यूनिट्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मंथली डिमांड किसका दिया हुआ है, यहाँ मंथली डिमांड प्रोडक्ट का बता रहा है। हम लोग का एनुअल डिमांड इसका चाहिए तो रॉ मटेरियल का चाहिए, तो ऑल्दो यहाँ से अगर एनुअल डिमांड प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, 52,000 इंटू 12, 52,000 इंटू 12 कितना होगा, 6,24,000। ये आ गया एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट रॉ मटेरियल। हम लोग को रॉ मटेरियल का चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स, प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स। तो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल एक्स चाहिए, एक्स हम लोग के लिए रॉ मटेरियल है, which is purchased at 15 per unit, which is purchased at 15 per unit. For every finished product 2 units of component X are required. Now very important, for every finished product 2 units of component X are required, मतलब for every 1 unit of finished product 2 units of raw material required होता है। तो अगर हम लोग को बनाना 6,24,000 है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, और एवरी हर एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के लिए 2 यूनिट चाहिए होता है एक्स, तो 6,24,000 बनाना है अपने को, उसके लिए कितना चाहिए, इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 12,48,000। एनुअल डिमांड मिल गया अपने को 12,48,000, करेक्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी दिया हुआ है 350, कैरिंग कॉस्ट 12% है। आपको ध्यान होगा एक चीज, अगर कभी भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमेशा उसको परचेस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, और रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट कितना है, 15 रुपया करके। यहाँ से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, 15 रुपया का 12%, दैट इज 1.8।
दैट इज 1.8, राइट। यहाँ पर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 12,48, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया 350 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो गया 1.8। ये तीनों को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं फॉर कंपोनेंट एक्स, राइट। देखते हैं लोग ऐसे किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले ये लोग क्या किया है, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स निकाला, वही 6,24,000, फिर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 1.8। अब इसी को फॉर्मूला, पहले हमेशा ईओक्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ईओक्यू का फॉर्मूला लिख लिए, फिर 2 × 12,14 350 by 1.8, तो ईओक्यू आ गया 22030। ईओक्यू कितना है 22030। इस तरह से ईओक्यू अपना निकल गया। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला भी बताए थे हम, क्या होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल डिमांड 12,48 और ऑर्डर क्वांटिटी अभी ईओक्यू निकाले ना 22030, वैसे निकलेगा, राइट। वही किया देखो, एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर क्वांटिटी 12,48 डिवाइड बाय 22030, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया 56.65 ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड अप करके 57 लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स 56.6 ऑर्डर्स कैसे होगा, 57 ऑर्डर्स हो जाएगा ना, ठीक है। इससे लोग बोल रहे हैं इसको आप राउंड अप करके 57 ऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा क्या पूछा है, कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। ना लास्ट में एक चीज लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना माने 360 वर्किंग डेज इन अ ईयर, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग का मतलब टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, उसके लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ डेज इन द ईयर बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ कितना है 360 है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 56.65 समथिंग आया था। तो देखो वही किया है लोग, नंबर टाइम गैप बिटवीन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग जो लैंग्वेज है वही यूज किया है, 360 डेज बाय 56.65, तो ये आ गया 6.35 डेज, मतलब हर 6.35 डेज में ऑर्डर प्लेस करना है, करेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, जिसका आंसर आ गया करेक्ट। पार्ट 2 क्या लिख रहा है, इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 50,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। क्या लिख रहा है, मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अब जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो बोला मिनिमम लॉट साइज मतलब एक लॉट में कितना, एक लॉट में कितना परचेज करना है, 52,000 परचेज करना है। बोला कम से कम आपको एक लॉट में 52,000 खरीदना पड़ेगा, सप्लायर बोल रहा है। सप्लायर क्या बोल रहा है, लॉट साइज एक लॉट में कम से कम कितना खरीदना पड़ेगा, 52,000 खरीदना पड़ेगा। तो बताओ कि अगर हम एक लॉट में 52,000 खरीद लेते हैं, क्योंकि ईओक्यू क्या बोलता है, ईओक्यू का मतलब वो लेवल जहां पर कॉस्ट सबसे कम है। ईओक्यू आया था 22,030, तो 22,030 अगर एक बार में खरीदते हैं तभी कॉस्ट मेरे से कम रहेगा। तो अगर हम एक बार 52,000 खरीद लेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ वही बोल रहा है, अगर आप एक लॉट में 52,000 खरीद लेते हैं, मतलब एक बार में 52,000 क्वांटिटी खरीदते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तुमको कॉलम्स बनाना होगा, पर्टिकुलर्स ईओक्यू है नॉन ईओक्यू का, ठीक है ना। ईओक्यू 22,030, उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और अगर हम एक ऑर्डर में 52,000 खरीदते हैं उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और जो डिफरेंस होगा वही मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट में तीन चीज दिखाते हैं, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, ये तीन चीज दिखाते हैं। लेट्स सी इन लोग प्रेजेंट कैसे किया, वैसे किया है कि नहीं किया, देखो। अच्छा, एक और चीज है, ठीक है, तुम यहाँ पर ना परचेस कॉस्ट अगर नहीं भी दिखाएगा तब भी अच्छा दिखा देगा तब भी एक्स्ट्रा कॉस्ट वही आएगा, नहीं दिखाएगा तब भी एक्स्ट्रा कॉस्ट वही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम एक लॉट में 52,000 खरीद भी रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि डिस्काउंट मिला है, क्योंकि देखो एनुअल परचेस कॉस्ट कैसे आएगा, एनुअल डिमांड इनटू परचेस प्राइस। आप चाहे एक क्वांटिटी में 22,000 खरीद या एक लॉट में 52,000 खरीद, साल भर में तो 12,48,000 ही खरीदेंगे, और परचेस कॉस्ट एक ही दिया हुआ है, तो दोनों कैसे परचेस कॉस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, और हमको एज एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना है। परचेस कॉस्ट के कारण कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं ना, इसलिए लोग सोल्यूशन में क्या किया है, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग के बेसिस में एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट निकालने बोलता तो परचेस कॉस्ट भी लेते, बट एज क्वेश्चन एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने बोला है, ये लोग जो फॉलो किया है ना कि ऑर्डरिंग और कैरिंग खाली लेके कंप्यूट करना, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है, एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर साइज, इसलिए पहले क्या लिखा है, एनुअल डिमांड, दोनों केस में एनुअल डिमांड 12,48,000 ही होगा। ऑर्डर साइज, नाउ ईओक्यू बोला था 22,030,
और यहाँ पर सप्लायर क्या बोला, कम से कम 52,000, तो 52,000 हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइड करके आएगा, जो कि पहले 56.6 निकाला हुआ, यहाँ पर डिवाइड करना 24 आ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 350 करके था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक कैसे आता है, ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, मतलब 22,030 का आधा करें 11,015, और 52,000 का आधा कितना हो गया 26,000, और कैरिंग कॉस्ट 1.8 निकाला हुआ था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा कैरिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ गया। इसमें आ रहा है 19, इसमें आ रहा है 39,655, और यहाँ पर आ रहा है 55,200। तो 52,000 एक बार में खरीदने से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, जो डिफरेंस है दैट इज 15,545। तुम यहाँ पर परचेस कॉस्ट को भी कंसिडर कर लेता तब भी डिफरेंस तो यही रहता, क्योंकि दोनों केस का परचेस कॉस्ट सेम ही होता ना, बिकॉज दोनों केस में एनुअल डिमांड तो 12,48,000 ही है, और परचेस कॉस्ट वही 15 रुपया करके, तो अलग नहीं होता। इसलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जब निकालने बोले तो और अगर डिस्काउंट का कोई कहानी नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्डरिंग और कैरिंग का भी टोटल करके एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, विच इज 15,545। ठीक है, यस और नो, 15,545 इस तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। ऑब्वियसली वी नो कॉस्ट सबसे मिनिमम कहां पर होता है, एट ईओक्यू। तो ईओक्यू में जितना मेरा कैरिंग कॉस्ट होगा वही तो मेरा मिनिमम होगा, और अभी हम लोग निकाले ना ईओक्यू में, एट ईओक्यू मेरा कैरिंग कॉस्ट टोटल में कितना 19827, ठीक है ना, वही यहाँ लिखा हुआ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया 19827। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, अगला ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। नाउ उसके लिए देखो क्या लिखा हुआ नीचे, assume that the company does not maintain safety, कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं, राइट, एंड द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल कितना है 12,480, लीड टाइम फॉर सप्लाई इज 2 days। आप जानते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, हम लोग कब ऑर्डर करें अगला। अगर मेरे को पता लीड टाइम मतलब जितना समय लगता है सामान आने में, अगर सामान आने में 2 दिन लगता है तो 2 दिन में जितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम होगा हमको उतना स्टॉक रख के ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, है कि नहीं। 2 दिन में जितना कंज्यूम होगा उतना रखकर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। नाउ हर दिन कितना कंज्यूम होगा कैसे निकालते हैं, अच्छा आपको ये ध्यान होगा कंजम्पशन पर डे अगर निकालना हो, कंजम्पशन पर डे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है, क्या चीज, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर विच इज 360। यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन कितना निकाले थे ना 12,48,000 तो कंज्यूम होगा बाई 360, इससे क्या निकलेगा एक दिन में कितना कंज्यूम करना है 12,48,000 बाई 360, एक दिन में कंज्यूम कितना करना है 3466.66, एक दिन में कंज्यूम कितना करना 3466.66 रेकरिंग, मतलब, और मेरे पास स्टॉक कितना अभी 12,480, तो एक दिन में अगर इतना कंज्यूम होता है और मेरे पास स्टॉक कितना है तो मैं से ये निकाल सकते हैं ना मेरे पास कितने दिन का स्टॉक है। क्या कर सकते हैं 12,480 को डिवाइड कर लेंगे 3466.6666 रेकरिंग, मतलब मेरे पास सामान 3.6 डेज का है, 3.6 डेज का स्टॉक है, और सामान आने में 2 दिन का समय लगता है, मतलब हमको ऑर्डर प्लेस कब करना चाहिए, अगर सामान हमें 2 दिन लगता है और मेरे प्रेजेंट स्टॉक 3.6 डेज का है, मतलब आज से 1.6 डेज के बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, आज से 1.6 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग आंसर, जैसे एक दिन में कंजम्पशन इतना, 2 दिन का कितना, तो 3466.6666 रेकरिंग इंटू टू कितना आ रहा है 6933.33। ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, जब मेरे पास स्टॉक 6933.33 बचा हुआ रहे, लेकिन जब तुमको प्रेजेंट स्टॉक दिया हुआ ना तो तुमको नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, डेज में बताना चाहिए, कि अगर एक दिन में कंज्यूम इतना होगा तो 12,480 मतलब 3.6 डेज में कंज्यूम होगा, और सामान आने में 2 दिन लगता है तो आज से 1.6 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ये लोग ही पक्का डेज में जवाब दिया होगा, लेट्स सी, वैसे ही किया है लोग भी।
ठीक है, कि 12,48,360 दिन में कंज्यूम होगा, 12,480 कितने दिन के लिए? अगर 12,48,360 दिन में कंज्यूम होगा, 12,400 से 3.6 डेज के लिए हो गया, है ना? और सामान 2 दिन बाद आएगा तो हमको ऑर्डर प्लेस कब करना चाहिए? 1.6 डेज के बाद, राइट? हो सके तो लास्ट में क्या करना चाहिए, एक समरी के तौर पे सारा आंसर्स कितना कितना है वो तो बता देना चाहिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को इजीली दिख जाता है। अगर तुम्हें यही राइट हो जाता है ना, वहीं पे तुम्हारा फुल मार्क्स हो जाता है, तो तुम्हारा स्टेप पे कहीं मार्क्स कट होने का स्कोप नहीं रहता है। करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा चीज इस क्वेश्चन के अंदर आ चुका था, तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। वे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड ईओक्यू के मतलब ये क्वेश्चन कब का है? मई 2018 में एग्जाम में आया हुआ है। मई 2024 के मॉक टेस्ट पेपर में भी एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर में ऐसे ही दिया था, और स्टडी मैट में भी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स ए कंपोनेंट अल्फा। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें कंपोनेंट चाहिए अल्फा, कंपोनेंट रॉ मटेरियल अल्फा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा मतलब रॉ मटेरियल का तो कंपोनेंट है ना, तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 2000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया, तो जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में, इसलिए तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा दिया हुआ है। अब जानते हैं जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होता है तो रॉ मटेरियल की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, 400 का 20% कितना हो गया? 80 हो गया। करेक्ट, पहला क्वेश्चन है तुमसे ईओक्यू पूछा है, बस ए पता है, ओ पता है, सी पता है, आराम से ईओक्यू निकल जाएगा। देखो ये लोग वैसे ही किया होगा। हाँ भाई, ये रहा 8,200 और 80, उसके हिसाब से ईओक्यू आ गया कितना? 200 यूनिट। ठीक है, आगे यहां पर एक और बात लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? मतलब ईओक्यू आया 200 यूनिट, मतलब ईओक्यू के हिसाब से कॉस्ट सबसे कम कहां पर होगा? जब आप एक बार में 200 यूनिट को ही परचेस करते हैं अल्फा। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑफ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस में 4% का डिस्काउंट मिलेगा, 400 में 4%, 16 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 384 में आप खरीद सकते हैं रॉ मटेरियल। अब प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। और आप जो 200 करके यूनिट खरीद रहे हैं ना, अगर एक बार में 4000 खरीद लेंगे ना, आपको परचेस प्राइस में कितना कर देंगे? 384 कर देंगे। कुछ बताइए, डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे? तो अगेन वही चीज, ईओक्यू के सबसे 200 यूनिट है, ईओक्यू में कॉस्ट सबसे कम होता है, बट एज यहाँ पर डिस्काउंट है तो कहानी अलग है, परचेस प्राइस दोनों का अलग अलग होगा। ईओक्यू के लिए परचेस प्राइस 400 नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम एक बार में 4000 खरीद लेंगे तो परचेस प्राइस 384 हो जाएगा। दोनों कैसे चेक करेंगे किसमें मेरा कॉस्ट कम आ रहा है? जिसमें कॉस्ट कम आएगा वही हम लोग को काम करना चाहिए, यस और नो? बट ये तो परचेस प्राइस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परचेस प्राइस अलग अलग है, यहाँ परचेस कॉस्ट इररिलेवेंट नहीं है। जैसे सबसे पहले परचेस कॉस्ट कैसे आएगा? एनुअल डिमांड को परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये रहा ईओक्यू, ये रहा डिस्काउंट वाला केस। ईओक्यू एनुअल डिमांड 8000 है और परचेस प्राइस 400 करके है, तो एनुअल परचेस कॉस्ट कितना होगा? 32 लाख। और यहाँ पर एनुअल डिमांड तो 8000 ही रहेगा, लेकिन परचेस प्राइस 384 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली परचेस कॉस्ट 30,72,000 अलग अलग आ गया ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर नंबर ऑर्डर्स कैसे आता है? एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड 8000 है, ऑर्डर साइज 200 करके डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर 40 आ गया, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 करके 200 इंटू 40 8000 हो गया। और अगर डिस्काउंट का केस बात करें, 8000 और ऑर्डर साइज बोला था ना एक बार में 4000 खरीदना पड़ेगा, तो नंबर ऑर्डर 2 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 हो गया। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है? एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, 200 का आधा 100, 4000 का आधा 2000। बट इस बार ना कैरिंग कॉस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कैरिंग कॉस्ट जो है ना पर यूनिट पर एनम दोनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 20% था, तो परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई किए थे ना, हमने 20% किसका किया था? 400 का किए थे, तो 80 आया था। लेकिन इस वाले केस में परचेस प्राइस से चेंज हो गया ना, 384 हो गया है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बहुत जन गलती कर देते हैं। 20% किसका होगा? 384 का, विच इज 76.8। अब तो मल्टीप्लाई 100 इंटू 80 कितना हुआ? 8000,
और यहाँ 2000 इंटू 76.8 1,53,600। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेस कॉस्ट को ऐड किए, ईओक्यू में आ रहा है 32,16,000 और नॉन ईओक्यू में आ रहा है 32,26,000। तो अभी भी देखो नॉन ईओक्यू में 10,000 खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट। कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट एज द कॉस्ट अंडर ईओक्यू इज लोअर। ईओक्यू में कॉस्ट कम है ना 10,000 रुपया, आपको ईओक्यू में ही काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फाइंड आउट द लेवल ऑफ डिस्काउंट एट विच कंपनी वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन परचेज ऑफ 4,000 एंड ईओक्यू। तो ऐसा कितना डिस्काउंट हो कि कंपनी इनडिफरेंट रहे, चाहे ईओक्यू में जाए या फिर 4,000 जो कंपोनेंट्स का ऑफर है उसमें जाए, कितना परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए। इनडिफरेंट कब होंगे, जब दोनों केस में कॉस्ट सेम होगा। हम लोग को पता है कॉस्ट सबसे कम किस पे होगा, ईओक्यू में, और ईओक्यू में कॉस्ट कितना, 32,16,000। हमने से डिस्काउंट पूछा कितना होना चाहिए, मतलब एक्चुअली यहाँ पर हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम टेबल बनाएंगे, सेम टेबल, जस्ट यहाँ पे परचेज प्राइस क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, परचेज प्राइस को एक्स मान लो, और अकॉर्डिंगली पूरा इक्वेशन बनाना टोटल कॉस्ट का, विच इज इक्वल टू मेरा ईओक्यू वाला जो कॉस्ट है वही आना चाहिए 32,16,000, वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है, वही चीज किया है। इनडिफरेंट कब बनाएंगे, जब मेरा टोटल कॉस्ट मैच करेगा ईओक्यू के साथ, तो लेट परचेज प्राइस भी एक्स, एनुअल डिमांड तो 8,000 है, बोला एक बार में 4,000 खरीदने बोल रहा था वो लोग, तो तभी डिस्काउंट देगा, तो नंबर ऑर्डर्स 2 हो गया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर 200 तो 400 हो गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एवरेज स्टॉक 4,000 का आधा कितना होगा, 2,000। परचेज प्राइस एक्स, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस अगर एक्स है तो 0.2x हो गया, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, 2,000 एवरेज स्टॉक इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 400x। और एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आएगा, एनुअल डिमांड 8,000 है और परचेज प्राइस एक्स है, तो टोटल परचेज प्राइस 8,000x हो गया। तो यहाँ से टोटल इक्वेशन क्या होगा, 8,000x प्लस 400x, 8,400x प्लस 400, 8,400x प्लस 400 इक्वल टू जितना ईओक्यू का कॉस्ट है, तभी तो इनडिफरेंट रहेंगे 32,16,000। तो यहाँ से 8,400x इक्वल टू 32,15,600, तो यहाँ से x कितना आ रहा है 382.81, मतलब अगर परचेस प्राइस 382.81 होगा तब हम लोग इनडिफरेंट रहेंगे। नॉर्मली परचेस प्राइस 400 था, तो डिफरेंस करके हम लोग अमाउंट निकाल सकते डिस्काउंट का 17.19। परसेंटेज पूछा था डिस्काउंट कितना चाहिए, 17.19 बाई 400, क्योंकि इनिशियली 400 था, इंटू 100 की, तो समझ आ गया 4.3% का डिस्काउंट चाहिए। अभी हम लोग को 4% दे रहे, 4.3% अगर होता तो हम लोग इनडिफरेंट रहते तो हम लोग क्या रहते हैं, इनडिफरेंट। ठीक है, यस और नो। यहां तक सभी को क्लियर है, नेक्स्ट प्राइस ब्रेक एंड ईओक्यू। व्हाट इज प्राइस ब्रेक एंड ईओक्यू, अलग अलग लेवल पे अलग अलग परचेस प्राइस है। इसे देखो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। RST Limited has received an offer of quantity discount on its order as follow। अगर आप एक बार में लेस देन 50 खरीदते हैं तो प्राइस पड़ेगा 9,600। और अगर आप 50 से लेकर लेस देन 100 खरीदते हैं एक बार में तो प्राइस पड़ेगा 9,360। अगर आप 100 टन एक बार में खरीदते हैं से लेस देन 200 तक तो प्राइस पड़ेगा पर टन 9,120। एक बार में 200 खरीदते हैं लेस देन 300 तक तो 8,880, और 300 एंड अबव खरीदते हैं तो 8,640। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 500 टन, साल भर में 500 टन खरीदना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट 25% है। तुमको मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल निकालना है। समझना प्राइस ब्रेक क्यों बोला, अलग अलग प्राइस स्लैब में परचेज प्राइस अलग अलग है, इसलिए प्राइस ब्रेक नाम आ गया। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंटेटिव ईओक्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेंटेटिव ईओक्यू। व्हाट इज टेंटेटिव ईओक्यू, क्योंकि समझो अगर परचेज प्राइस अलग अलग स्लैब का अलग अलग है, अलग अलग स्लैब का कैरिंग कॉस्ट भी अलग अलग होगा। अलग अलग स्लैब का कैरिंग कॉस्ट भी तो अलग अलग हो जाए, कि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में
एज कैरिंग कॉस्ट हर एक स्लैब का अलग होगा, तो हर एक स्लैब के हिसाब से ईओक्यू अलग आ जाएगा। हर एक स्लैब के हिसाब से जो ईओक्यू आएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं टेंटेटिव ईओक्यू। जैसे एक स्लैब क्या है 0 से 49 का, कि लेस देन 50 तक बोला है, एक 50 से लेस देन 100 मतलब अप टू 99, और एक 100 से लेस देन 200 मतलब 100 से 199, और फिर 200 से 299, और एक 300 एंड अबव ग्रेटर देन इक्वल टू 300। एनुअल डिमांड तो अपना वही है 500 टन, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी फिक्स्ड है। हाँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज होगा, बिकॉज 25% परचेज प्राइस का है, तो 0 से 49 में 9600 था, उसका 25% हो गया 2400, फिर 50 से लेके लेस देन 100 का 9360, उसका 25% हो गया 2340, देन 100 से लेकर 199, उसमें 8880 का कितना होगा 2220 एंड 2160, इस तरह से कैरिंग कॉस्ट आ गया, और उसके हिसाब से अपना अलग अलग ईओक्यू आ गया। अब एक बात समझो, यहां पर ईओक्यू कितना आया 72 आया, मतलब अगर कैरिंग कॉस्ट ये रहता है तो ईओक्यू 7 मतलब कॉस्ट मिनिमम कहां पर होगा 72 में होगा। बट ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये किस में एप्लीकेबल है 0 से 49 में, बट ईओक्यू 72 आ रहा है, ऑब्वियसली हम लोग के लिए 72 कोई काम का ही नहीं है। तुमको तब ये देखना है कि ये 72 0 से लेकर 49 के बीच में सबसे क्लोज किससे है, ऑब्वियसली 72 क्लोज किससे है 49 से, इसलिए हम लोग यहां ले रहे हैं 49। वैसे यहां पर ईओक्यू क्या आया 73 आया, और 73 देखो 50 और 99 के बीच में ही है, यहां पर वही रहेगा। इस केस में ईओक्यू आया 74 आया, और 100 से लेकर 199 के बीच में 74 नहीं आता, तो तुम ये देखो कि 74 100 से लेकर 199 के बीच में किससे क्लोज है, ऑब्वियसली 100 से क्लोज है, यहां पर 100 ले लेंगे। ठीक है, फिर 200 से लेकर 299 75 आया, 70 इसके बीच में है ही नहीं, किससे क्लोज होगा 200 से, और फिर यहां पर 76 आ 300 एंड अबव, 76 से क्लोज है 300 से। इसको देखकर ना कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर इंस्टीट्यूट के मैथ में तो ऐसा नहीं किया है, ये लोग कुछ टेंटेटिव ईओक्यू नहीं निकालता है, उन लोग तो क्या करते हैं जो लोअर क्लास लिमिट है 200 ले लेता है, जो यहाँ लोअर लिमिट है 100 वही ले लेता है, 50 है तो 50 ले लेता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा ऑथेंटिकेट तरीका है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों एज आईसीआई वही फॉलो कर रहा है कि बिना कैलकुलेशन किए 200 100 50 ऐसे करके करने का हैबिट है, आपको मन है वैसे करने का आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही फुल मार्क्स मिले, क्योंकि वो आईसीआई वही फॉलो करता है, बट ये ज्यादा ऑथेंटिकेट तरीका है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 5 लेवल डिसाइड हुआ, इन पांचों लेवल का टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जिस लेवल पे कॉस्ट सबसे कम आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल परचेज लेवल हो जाएगा। राइट, देखो 49 73, फिर यहाँ पे है 100 200 और 300, इन पांचों लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाला जाएगा। परचेज प्राइस का अगर हम बात करें, तो एनुअल डिमांड मेरा 500 टन है, फर्स्ट केस में 9600 परचेज प्राइस, फिर 9360, फिर 9120 888 मल्टीप्लाई किए तो परचेज कॉस्ट आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, एनुअल डिमांड 500 और हम लोग ऑर्डर साइज अभी निकाले सारा, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 12500 करके मल्टीप्लाई कर लो तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। कैरिंग कॉस्ट के लिए एवरेज स्टॉक निकालना है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज 49 का आधा 24.5 36 100 150, और कैरिंग कॉस्ट निकाला हुआ था हम लोग अभी 2400 2342 2220 देन 2160, मल्टीप्लाई की टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया, सबको ऐड की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कॉस्ट सबसे कम कहां पर है, इस वाले लेवल पे 46,64,875, वो कौन से लेवल पे 300 टन पे है, तो इकोनॉमिकल परचेज लेवल क्या हो जाएगा 300 टन, इसलिए वहां लिखा हुआ है मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल क्या हो गया 300 टन, ओवरऑल कॉस्ट कम इसी लेवल पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए। क्वेश्चन बोला क्या था हम लोग एग्जैक्टली, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल बोला था, एक और क्वेश्चन था, बोला कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्राइस पर टन इज 10,500। ईओक्यू नॉर्मली निकालने बोल रहा है, बोला कोई डिस्काउंट अगर नहीं है और परचेज प्राइस 10,500 है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा 12,500,
एनुअल डिमांड 500 टन से रहेगा, पहले चेंज हो कैरिंग कॉस्ट 500 टन 12,500, 25% 10,500 का 2625, और इसके बेसिस में हम लोग क्या निकाल लेंगे, ईओक्यू निकाल लेंगे। इसके बेसिस में ईओक्यू निकाल लेंगे, 2 इंटू 500 इंटू 12,500 में 2625, इससे ईओक्यू आ गया 69 टन। इससे ईओक्यू आ गया 69 टन, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो ईओक्यू वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अपने सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं, दैट इज व्हाट, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। एबीसी एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली कैटेगरी ए बी सी, कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, पहले आप आइटम्स को अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैल्यू के बेसिस में। वैल्यू के बेसिस में पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, सबका पहले वैल्यू यूनिट्स पता है और पर यूनिट कॉस्ट पता है, सबका वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर कॉलम्स क्या बनाएंगे, आइटम्स, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, वैल्यू, ठीक है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव वैल्यू, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो टोटल में ये 8 कॉलम आपको बनाना होता है, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव वैल्यू, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू का लास्ट में कैटेगरी, कितना आइटम्स ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, द स्टोर कीपर रिक्वायर्स हेल्प टू क्लासिफाई आइटम्स फॉर प्रायोरिटाइजेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एबीसी एनालिसिस 70%, 20% एंड 10%। 70% कैटेगरी ए में, टॉप 70% कैटेगरी में, 20% कैटेगरी बी एंड 10% कैटेगरी सी। सबसे पहले ये लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या अरेंज कर लिया, पहले आई आ गया, फिर ए के, क्वांटिटी 3000 है, 250 का 7.5 लाख हो गया। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं ना, क्वांटिटी यहाँ 3000 ही है, वैल्यू 7.5 लाख ही है। परसेंटेज अगर बाद में करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 3000, 12000, 15000, 15 और 11.5, 26,500, 26,500, 3800, 30,300, प्लस 6000, 36,300, प्लस 600, 36,900, प्लस 750, 37,650, प्लस 2,100, 39,750, प्लस 20,000, 59,750, प्लस 300, 60,050, प्लस 18,000, 78,050, प्लस 450, 78,450। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 78,450। और अब जो परसेंटेज निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव क्वांटिटी का परसेंटेज टोटल से, कैसे निकालेंगे, 3000 बाई कितना है 78,450 इंटू 100, ऐसे करके हर एक क्यूमुलेटिव क्वांटिटी का हम लोग क्या निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए। सिमिलरली क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकलेगा, 7.5 लाख पहले बार सेकंड, दोनों का ऐड करेंगे 11,10,000, 3,16,000 ऐड करेंगे 14,26,250, प्लस 2 लाख एडिट करेंगे तो 17,11,250, प्लस 2,10,000, 19,21,250, प्लस 1,80,000, ऐसे करके ऐड करेंगे। तो अब क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू 7.5 लाख बाई 27,74,750 इंटू 27.03, और फिर अकॉर्डिंगली परसेंटेज हो गया। एंड लास्ट कॉलम होता है कैटेगरी का, टॉप 70% तक जो, अच्छा ये जो 70% देखते हैं ना, वैल्यू वाला में देखते हैं, इसमें देखते हैं जो परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाले ऑन टोटल वैल्यू, हम लोग देखते हैं कि 70% कहां तक हुआ है। ये देखो 27 है, फिर 40 हुआ, 51 हुआ, 61 हुआ, 69, हाँ इसके बाद 75 हो गया, तो 69.24 जो है दैट इज वेरी क्लोज टू 70% ओनली। यहीं तक ये वाला आइटम्स क्या हो गए, कैटेगरी ए। नेक्स्ट 20% आता है कैटेगरी बी में, मतलब 90% तक लेना है, 90% तक, 90% तक। अब एक चीज देखो, यहां पर 87% है, यहाँ 92% है ना, कुछ लोग डिबेट करते 87.35 तक ले कि 92.76 तक ले, समझ आ रहा है, ये डिबेट होता है। आप 87.35 तक भी ले सकते हैं, 92.76 तक भी ले सकते हैं, ये लोग 92.76 तक लिए, फिर लास्ट का रिमेनिंग जो है वो कैटेगरी सी में आ गया, ठीक है ना। और फिर लास्ट में आपको समराइज जरूर करना चाहिए बताने के लिए कि कैटेगरी ए में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंसिव आइटम्स है, मॉडरेट आता है कैटेगरी सी में, आता है लिस्ट इंपॉर्टेंट। कैटेगरी में ये 5 आइटम्स आया जिनका परसेंटेज वैल्यू टोटल 69.24 है, और क्वांटिटी का ये परसेंटेज बताते हैं वहां तक कितना है। बी में GDLJ आया जिसमें वैल्यू वाइज, अच्छा क्यूमुलेटिव 92.76 था और उसके पहले 69.24, गैप निकाल दिए, इन चार का कितना क्यूमुलेटिव वो आया 23.52। एंड सेम सिमिलरली कैटेगरी सी में जो जो आया उसका परसेंटेज दिखा दिए। इस तरह से क्या कर दिए हम लोग, समराइज कर दिए चीजों को, ठीक है ना।
समराइज करना भी जरूरी है। फिर ओके, यहां तक बात समझ में आया? क्योंकि देखो एबीसी एनालिसिस जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल ध्यान देंगे, इन्वेंट्री लेवल में आपको याद होगा मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब कि देखो फॉर्मूला सबको पता है कि मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल कैसे आता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और अगर सेफ्टी स्टॉक भी है तो वो ऐड हो जाता है। एवरेज का दो फॉर्मूला था, डेंजर लेवल का एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। आपको ये फॉर्मूला के बजाय आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना मई 2024 का आरटीपी का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जानते हैं एग्जाम में एमसीक्यू 30 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो आरटीपी में दिया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को तुम्हारा टेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है, कि एक कंपनी कोई भी दिन मैक्सिमम उसको कितना स्टॉक रखना चाहिए, जिस जो क्रॉस नहीं करना, इससे ज्यादा स्टॉक कभी नहीं रखना चाहिए कंपनी को, उस लेवल को बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब जिस लेवल के नीचे कंपनी को भी जाना ही नहीं चाहिए, जिस लेवल के नीचे कंपनी को जाना ही नहीं चाहिए उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, वो नॉलेज यहां पर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, रादर देन फॉर्मूला। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन है, केस सिनेरियो में ऑब्वियसली क्वेश्चन जो रहता है वो बड़ा क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो मई 24 का आरटीपी में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो पूरा यहाँ सॉल्व किया है। ऑब्वियसली एग्जाम में एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है वो आपको सॉल्व नहीं करना होता है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, परचेज कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन इंटरेस्टेड टू रिव्यू द मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। जो परचेज कमिटी है, परचेज कमिटी जो है उसको काम दिया गया क्या चीज, कंपनी का जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो कंपनी मटेरियल को खरीदने का जो तरीका फॉलो करता है उसको तुमको रिव्यू करने दिया गया। द चीफ मार्केटिंग मैनेजर हैज अप्रेज्ड द कमिटी, क्या अप्रेज किया, द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स बाय यूजिंग टू रॉ मटेरियल्स ए एंड बी। कंपनी अभी क्या बनाता है, एक्स बनाता है, इसमें दो रॉ मटेरियल यूज होता है, ए और किस रेशियो में, 3:2। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए 5 केजी का रॉ मटेरियल अगर चाहिए होता है तो 3 केजी ए रहता है तो 2 केजी बी रहता है, ये बोलना चाह रहे। मटेरियल ए is perishable in nature and has to be used within 10 days from goods received not date, otherwise material become obsolete। अब एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुमको नॉलेज को टेस्ट करेगा। बोल रहा है कि मटेरियल पेरिशेबल इन नेचर, मटेरियल ए जो है ना पेरिशेबल है, 10 दिन के अंदर जब गुड्स मिलेगा यूज हो जाना चाहिए, नहीं तो मटेरियल खराब हो जाएगा। तो सोचो तुम्हारे पास ए का जो मैक्सिमम स्टॉक है वो कितने दिन का होना चाहिए, 10 दिन का ही होना चाहिए। अगर मान लो किसी भी दिन तुम्हारे पास 11 दिन का अगर मेटेरियल पड़ा हुआ है तो कोई फायदा है, क्योंकि 10 दिन में तो मेटेरियल खराब हो जाता है। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम मेटेरियल ए कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम मेटेरियल कितना रहना चाहिए जितना 10 दिन में यूज होता है। समझ में आ रहा है, ये बात बहुत काम आने वाला है इस क्वेश्चन में, राइट। मेटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर। मेटेरियल बी ड्यूरेबल है और वो कभी भी यूज हो सकता है, मतलब
मटेरियल बी का मैक्सिमम लेवल के लिए हम फॉर्मूला में जा सकते हैं, बट ए का ध्यान रखना है, फॉर्मूला में जाएंगे, मना नहीं कर रहे, बट ये ध्यान रखना है कि 10 दिन में जितना कंज्यूम होगा मटेरियल ए, उसको वो क्रॉस नहीं करे। मटेरियल ए इज परचेज्ड फ्रॉम लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। तो लीड टाइम मिनिमम भी दिया हुआ, मैक्सिमम भी दिया, मिनिमम लीड टाइम 1 days, मैक्सिमम लीड टाइम 2 days, तो एवरेज हो गया 1.5 days। और मटेरियल बी 2 से 4 दिन लगता है, मिनिमम 2 days, मैक्सिमम 4 days, एवरेज 3 days। ओके, द परचेज प्राइस पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी 30 and 44 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्लेस एन ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 1200 का, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कॉस्ट है, और कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है 15% है और 5%। और बट एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेज इन अ लॉट ऑफ 15,000 kg। प्रेजेंटली मटेरियल ए को जो खरीदते हैं ना, एक लॉट में 15,000 खरीदते हैं हम लोग, अवेल 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। और ये करने से क्या होता है, हमको ए का जो प्राइस है ना 30 रुपया, डिस्काउंट 10% मिल जाता है, 27 रुपये में मिल जाता है हमको रॉ मटेरियल। जीएसटी बोला दोनों में 18% है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, मतलब जीएसटी का ऐड नहीं करना है कॉस्ट में, है ना, अगर आईटी से अवेलेबल है तो कॉस्ट नहीं है वो। सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट द कंपनी कुड सेल 30,000 kg इन जनवरी 2024 एंड आल्सो प्रोजेक्टेड द सेम ट्रेंड फॉर द एंटायर ईयर। सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि हम 30,000 kg बेच सकते हैं इसको, प्रोडक्ट को, और यही ट्रेंड पूरे साल भर के लिए। तो अगर यही ट्रेंड साल भर के लिए है, अगर एक महीने में 30,000 बेच पाएंगे, तो साल भर में कितना बेच पाएंगे, साल भर में कितना बेच पाएंगे, साल भर में सर बेच पाएंगे 3,60,000। कितना, 3,60,000, यस और नो। इनपुट आउटपुट का रेशियो 5:3 है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो 5:3 है, 5:3 है इनपुट और आउटपुट का रेशियो। तो अगर साल भर में हम 3,60,000 बेच पाएंगे, साल भर में कितना बेच पाएंगे, 3,60,000, तो वो तो आउटपुट हो गया ना। तो 3 के बदले 3,60,000, तो 5 के बदले कितना, यूनिटरी मेथड, 3 के बदले 3,60,000, तो 5 के बदले कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 6 लाख चाहिए साल भर के लिए, साल भर के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 6 लाख चाहिए। और आपको ध्यान होगा ए रॉ मटेरियल ए और बी का आपस में रेशियो 3:2 है, 6 लाख को फिर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब ए का एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 3,60,000, और बी का एनुअल डिमांड कितना आ जाएगा, 2,40,000। करेक्ट। कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। इससे एक और चीज मालूम चल गया कि एक साल में कंपनी एक महीने में 25 दिन काम करता है एंड प्रोडक्शन कैरिड इवनली बोल रहा है, एक महीने में 25 दिन काम होता है, तो एक साल में कितना हो गया, 25 × 12 300 दिन हो गया। यहाँ पर एक साल में 300 दिन है। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, for the month of January what would be the quantity of material requisite for both material A and B। मतलब जनवरी महीने के लिए ए और बी का रिक्वायरमेंट बताइए। तो हम लोग एनुअल डिमांड दोनों का निकाले हुए हैं, एक साल में कितना चाहिए, 3,60,000, 2,40,000। यहाँ सिर्फ जनवरी महीने का पूछ रहा है, इसी को डिवाइड बाई 12 कर लो। तो 3,60,000 को 12 से डिवाइड करेंगे 30,000, और 2,40,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 20,000। तो 30,000 और 20,000, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चेक करते हैं आंसर वही है क्या, 30 और 20 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ईओक्यू निकालने बोल रहा है ए का भी और बी का भी। ए का एनुअल डिमांड कितना है, 3,60,000, और बी का कितना है, 2,40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो दिया हुआ था ना, 1,200 रुपए दोनों केस में लेंगे। और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ए का था 15% और बी का है 5%, तो 30 का 15%, 30 का 15% 4.5 एंड 44 का 5% कितना हो जाएगा, 2.2। इसके बेसिस में क्या करेंगे, ईओक्यू कैलकुलेट करना होगा। तो ये लोग पक्का यहाँ कैलकुलेट किया भी होगा। देखो वही सब कंपटीशन भी हुआ है, 3,60,000, तो रॉ मटेरियल चाहिए 6 लाख, 3,60,000, 2,40,000, 1,200, 4.5 और 2.2। इसके बेसिस में इन लोग ईओक्यू निकाला होगा, ठीक है ना, इसके बेसिस में ईओक्यू निकला होगा। कहाँ गए ईओक्यू भाई, ईओक्यू
तो 2 इंटू 3,60,000 इंटू 1200 4.5 एंड 2 इंटू 2,40,000 इंटू 1200 बाई 2.2। इसमें आ रहा है 13856 और इसमें आ रहा है 16181। करेक्ट। देखते कौन सा ऑप्शन है। 13856 16181 ऑप्शन नंबर। now question number 3, what would be the maximum stock level for material A? What would be the maximum stock level for material A? Maximum stock level for material A. मैक्सिमम लेवल निकालते कैसे हैं? मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो निकाला भी होगा ना, वही बोल रहा है। मैक्सिमम का लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। नाउ रीऑर्डर लेवल पता नहीं, निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम लीड टाइम ए का दिया हुआ था ना, ए का मैक्सिमम लीड टाइम दिया था 1 to 2 डेज, ऐसा कुछ था। 1 to 2 डेज। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो गया? 2 डेज ही हो गया। नाउ कंजम्पशन को लेकर ना प्रॉब्लम है। कंजम्पशन को लेकर यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम कितना या मिनिमम कितना कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हमने क्योंकि पढ़े थे कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वगैरह अलग से नहीं दे तो जो हम लोग का एवरेज कंजम्पशन होगा वही मैक्सिमम होता है, वही मिनिमम होता है। एवरेज कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको ए का एनुअल कंजम्पशन पता है और नंबर ऑफ डेज इन द ईयर पता है तो निकल जाएगा। जैसे एनुअल कंजम्पशन ए का कितना है? 3,60,000 और साल भर में 300 दिन था, निकाले थे ना 25 दिन इंटू 12 करके। 3,60,000 में 300 करेंगे तो 1200 आएगा, वही मानेंगे, वही हम लोग का मैक्सिमम, वही अपना मिनिमम कंजम्पशन है। करेक्ट। इसलिए ये लोग रीऑर्डर लेवल निकालते वक्त मैक्सिमम कंजम्पशन 1200 लिया और 2 डेज का 2400 निकाल लिया रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कितना हो गया? 2400। मिनिमम कंजम्पशन वही 1200 ही लेना पड़ेगा, मिनिमम लीड टाइम 1 डेज प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ना क्वेश्चन में एक लैंग्वेज था, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? हम एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी मंगाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी था एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेज्ड इन अ लॉट ऑफ 15 kg। हम लोग एट प्रेजेंट एक लॉट में कितना मंगाते हैं? 15,000 मंगाते हैं। तो हम लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी भी तो 15,000 हो जाएगा। हम लोग का फिर रीऑर्डर क्वांटिटी भी कितना हो जाएगा? 15,000। करंट वही वाला करंट रीऑर्डर क्वांटिटी 15,000 है। उसके हिसाब से मैक्सिमम लेवल कितना आ रहा है? 16,200। अब प्रॉब्लम क्या है, 16,200 ऑप्शन में दिया हुआ भी है, 16,200 ना दिया हुआ ऑप्शन डी में, और जो 16,200 को मार्क कर देगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर पता कितना होगा? 12,000। क्यों? मेटेरियल ए पेरिशेबल था, 10 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं होना चाहिए। हमको साल भर में 3,60,000 कंज्यूम करना है, एक याद होगा, और 300 दिन है, एक दिन में 1200 kg कंज्यूम करना है। तो 10 दिन का अगर स्टॉक, 10 दिन से बेसिक अगर स्टॉक नहीं रहना चाहिए तो मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए? 10 इंटू 1200 दैट इज 12,000 kg। उससे ज्यादा स्टॉक होगा, सामान खराब होगा तो कोई आदमी पागल ही होगा जो रखेगा, तो रख ही नहीं पाएगा ना। अरे भाई जैसे 10 दिन पार होगा, 12,000 के बाद जितना पड़ा होगा खराब फेंकना ही पड़ जाएगा ना हमको। तो मैक्सिमम स्टॉक कितना रहेगा? मेरा 12,000 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा 4 से पहले 5 में आ रहे हैं। मिनिमम लेवल पूछ रहा है ए का कैसे निकालता? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना था? 2400 आया था ना अपना, 2 डेज मैक्सिमम लीड टाइम और 1200 करके। एवरेज कंजम्पशन भी 1200 और एवरेज लीड टाइम कितना? 1.5। 2400 माइनस 1800 कितना आएगा? 600 kg। नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कंप्यूट सेविंग और लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल ए if the purchase order quantity is equal to EOQ। if the purchase order quantity is equal to EOQ मतलब बोलना क्या चाह रहा है? एक्चुअली क्वेश्चन बोला था ना कि प्रेजेंटली हम लोग एक लॉट में 15,000 खरीद रहे हैं, इसलिए पूछे सेविंग या लॉस बताइए परचेज में। अगर परचेज क्वांटिटी इज इक्वल टू, अगर हम EOQ, अगर अपना परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू EOQ हो जाए, क्योंकि ए का EOQ कितना था? ए का EOQ है 13856 kg आया हुआ है। तो अगर हम एक ऑर्डर में 13856 kg खरीदते हैं तो बताइए कंपनी को सेविंग या लॉस कितना होगा? तो तुमको क्या करना है?
टोटल कॉस्ट दिखाना है ईओक्यू और नॉन ईओक्यू का। नॉन ईओक्यू 15,000 हो गया एक लॉट में, और ईओक्यू इज 13856। टोटल कॉस्ट निकालना है दोनों में, तो मालूम चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, एनुअल, अब यहाँ पे बहुत ताम झाम है जो तुमको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आर गोइंग टू हैपन ओवर हियर। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट सेविंग निकालते वक्त आपसे गलती होना है गलती हम बता रहे हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। टोटल कॉस्ट निकालने में गलती करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने में आप गलती करेंगे हम बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब आप एनुअल डिमांड क्या लेंगे ना, आप ए का बोलेंगे एनुअल डिमांड तो कितना है, मेटेरियल ए का एनुअल डिमांड 3,60,000। सर ये एनुअल डिमांड यहाँ क्या लिख दिया है, 4.5 लाख, 4,15,000 कहां से आ गया? अब एक बात समझना, अंडरस्टैंड, तुमको साल भर में कितना रॉ मेटेरियल चाहिए, ए का बात कर रहे 3,60,000 चाहिए, 3,60,000 चाहिए। ईओक्यू बोला कि एक ऑर्डर में कितना मंगाना, 13856। देखिए क्या बोलता है, एक ऑर्डर में कितना मंगाएंगे हम, 13856। बट तुम सोचो, अगर तुम एक बार में 13856 मंगाता भी है तो 10 दिन बाद तो सामान खराब ही हो जाता है, और एक दिन में 1200 केजी कंज्यूम होता है। 10 दिन में कंज्यूम कितना होगा, 10 दिन में कंज्यूम कितना होगा, 12,000 होगा। 10 दिन में 12,000 कंज्यूम होगा, बोलो ना हाँ या नहीं, होगा ना? तो अगर 10 दिन में 12,000 कंज्यूम हो पाएगा, अब एक समझो, नॉर्मली अगर हम मानते कि एनुअल डिमांड है मेरा 3,60,000, चलो मान लेते 3,60,000, एक ऑर्डर में 13,856, मतलब हम साल भर में ऑर्डर कितने बार कर रहे हैं, 25.98 टाइम्स ऑर्डर कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, 25.98। तो टाइम गैप कितना हो रहा है ऑर्डर्स में निकाल सकते हैं 300 से डिवाइड करके। 300 को अगर डिवाइड करेंगे 25.98 से, 300 को डिवाइड करें 25.98 से, तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स क्या आ रहा है, 11.54। मतलब हर 11 दिन के बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, 11.5 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो तुम सोचो, अब अगर तुम हर 11.5 डेज का ऑर्डर प्लेस करता है और तुम्हारा सामान खराब कब हो जाता है, 10 दिन बाद तो खराब ही हो जाता है। तो ये जो स्टॉक तुम एक बार में खरीद रहा है 13856, क्या तुम ये पूरे को कंज्यूम कर पा रहा है? आंसर इज नो, तुम ये पूरा 13856 कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 13856 में से तुम कंज्यूम सिर्फ 12,000 ही कर पाता है। बोलो हाँ कि नहीं? और तुमको साल भर में कंज्यूम कितना करना है, 3,60,000 कंज्यूम करना है। तो अगर 13856 में से 12,000 ही कंज्यूम हो पाएगा, और टोटल कंज्यूम कितने बार करना है, कितना करना है, 3,60,000 करना है, तो तुमको 30 बार जब खरीदेगा 13856, तब ना 12,000 12,000 30 बार कंज्यूम करेंगे, तब ना 3,60,000 कंज्यूम हो पाएगा, तब ना तुम 3,60,000 कंज्यूम कर पाएगा। मतलब तुम एक्चुअली 13856 को परचेज कितने बार कर रहा है, 30 बार कर रहा है, और 13856 को 30 बार परचेज करेंगे तो वो आ रहा है 415680। इसीलिए यहाँ पर एनुअल डिमांड कितना लिखा हुआ है, 415680, क्योंकि हर बार जब ऑर्डर करते हैं 1856 क्या होता है, बर्बाद होता है। कंज्यूम एक्चुअली इसमें से 12,000 ही हो पाता है, और कंज्यूम 3,60,000 करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ 30 ही होना पड़ेगा। अगर ऑर्डर्स 30 होना पड़ेगा दोनों केस में, ऑर्डर्स अगर 30, क्योंकि यहाँ तो नॉन ईओक्यू 15,000 खरीद रहा है, ये तो और बड़ा बात हो गया। अगर एक ऑर्डर में तुम खरीद कितना रहा है, 15,000 खरीद रहा है, तुमको साल भर में कितना चाहिए, 3,60,000 चाहिए, और एक ऑर्डर में 15,000 खरीद रहा है, तो ऑर्डर कितने बार हो रहा है, 24 बार। साल भर में 24 बार ऑर्डर कर रहे हैं, 300 बाई 24, ऑर्डर को कर रहे हैं 12.5 दिन के बाद, 10 दिन तो खराब ही हो जा रहा है। तो हम एक्चुअली इस 15,000 में से 12,000 ही कंज्यूम कर पा रहे हैं, और कंज्यूम करने 3,60,000, तो 30 बार खरीदना पड़ेगा 15,000 करके, तब 3,60,000 कंज्यूम हो पाएगा। और यहाँ पे देखो 15,000 इंटू 30, 4.5 लाख हो गया। इसलिए दोनों केस में एनुअल डिमांड ही अलग हो गया इस बार। ऑब्वियसली ईओक्यू में परचेस 30 है और 15,000 खरीदेंगे, 10% का डिस्काउंट तो 27 करके, तो ये 415680 30 के, तो ये वाला फिगर आया 41,680 into 30 की, ये वाला फिगर आया 4,15,27 की, तो ये वाला फिगर आ गया। तो ये आ गया परचेस कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 करके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों में सेम आ गया।
एवरेज स्टॉक कैरिंग कॉस्ट के लिए, तो ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2 6928 और यहाँ 7500 और कैरिंग कॉस्ट था कितना, परचेज प्राइस का 15%, 30 का 15% और यहाँ 27 का 15%, उससे टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई और इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रहा है। चेक करो किस केस में कॉस्ट कम है, ईओक्यू वाले में कि डिस्काउंट वाले केस में। डिस्काउंट वाले केस में कॉस्ट कम है, ईओक्यू में देखो कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेस्टेज भी हो रहा है ना, यहाँ वेस्टेज भी हो रहा है। तुम बोलेगा सर हमेशा तो ईओक्यू में कॉस्ट कम नहीं, देखो डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट के कारण तो कम हो ही सकता है, डिस्काउंट नहीं होता तो ईओक्यू होता, बट यहाँ ईओक्यू में कॉस्ट ज्यादा है ना, यहाँ पे इसलिए लैंग्वेज गलत है। कॉस्ट सेविंग इन ईओक्यू कहाँ हो रहा है, अगर आप ईओक्यू परचेस करेंगे तो कॉस्ट सेव कहाँ हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज गलत है, बट आईसीआई का जो आरटीपी है उसमें सही है, यहाँ मेरे एंड से गलती हुआ है, ठीक है ना। तो कॉस्ट सेविंग नहीं हुआ है, लॉस हुआ है अपने को। ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम ईओक्यू परचेस करते तो बताइए सेविंग या लॉस क्या हो रहा है, तो अपने को लॉस हो रहा है 321201 का। ईओक्यू अगर परचेस करेंगे, ईओक्यू में अगर परचेस करेंगे तो 321201 का क्या होगा, लॉस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो लॉस होगा 321201 का, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, जबकि ये लॉस होगा। क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू, अगर हम लोग ईओक्यू परचेज करते हैं तो बताइए लॉस इन परचेज या सेविंग्स इन परचेज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ईओक्यू में कॉस्ट ज्यादा आ रहा है और नॉन ईओक्यू में कम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज के क्लास में आई थिंक अपने टोटल में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, राइट। तो ये जो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए वो जरूर से अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के थ्रू आपका एक लेवल ऑफ रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन डू सब्सक्राइब and like and share with all the students of CA Inter about this channel. Thank you. Jai Hind.